हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू नॉलेज। मेरा नाम है अर्शीन और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ किंग्सले एमिस के द्वारा लिखा गया बहुत ही फेमस नावल जिसका नाम है लकी जिम। किंग्सले विलियम एमिस की अगर हम बात करें तो ही वॉज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट, पोइट, क्रिटिक एंड अ टीचर ऑल्सो। 20 से ज़्यादा नावल्स लिखे थे इन्होंने। ही वॉज बॉर्न इन 1922 इन लंदन एंड डाइड इन 1995। बात करें अगर लकी जिम की, ये बिलोंग करता है, जो इसका सब जेनर है वो है कैंपस नावल। कैंपस नावल वो होते हैं जिसकी जो सेटिंग है वो यूनिवर्सिटी में होती है एंड इस नावल की भी सेटिंग यूनिवर्सिटी में होती है। और लकी जिम जो है इसका नाम है जिम डिक्सन। ये एक जूनियर प्रोफेसर है मिडीवल हिस्ट्री का रेड ब्रिक यूनिवर्सिटी में एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1954। अब जैसे कि हम कोई भी नावल पढ़ते हैं या कोई भी रिटन वर्क पढ़ते हैं तो उसके द्वारा हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जानने को मिल जाता है। इसी तरह से ये जो पीरियड है ये है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का। थोड़ा सा हमें वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में भी थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखने को मिलेगा। चलिए अब नज़र डाल लेते हैं इस नावल के कैरेक्टर्स पर। सबसे पहले हमारा कैरेक्टर है जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट है इस नावल का, इसका नाम है जिम डिक्सन। सदर्न पार्ट ऑफ लंदन में जिम एक लेक्चरर है हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, लेकिन एज अ कैरेक्टर ही हैज़ नो आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज़, ड्रीम्स और टैलेंट्स। ये नावल एक कॉमेडी नावल भी माना जाता है और इसका जो कैरेक्टर है वो भी थोड़ा इसी तरह से है, कुछ भी अच्छा करना चाहता है लेकिन होता बुरा ही है इसके साथ। दैट्स वाई इसकी कोई ड्रीम्स या टैलेंट्स नहीं है, वट एवर इज़ जस्ट हैपनिंग वो उसी में खुश है। एंड प्रोफेसर की जॉब ज्वाइन करने से पहले ये ब्रिटिश मिलिट्री में द रॉयल एयरफोर्स टीम में था एंड ही वॉज अ कॉर्पोरल इन स्कॉटलैंड ड्यूरिंग द वॉर। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा मिची। मिची जो है वो भी एक हिस्ट्री का स्टूडेंट था जिसको जिम पढ़ाया करता था एंड ही वॉज द ओनली स्टूडेंट टॉट बाय जिम इन दिस नावल, जिससे इस नावल में जिम की बातचीत होती है। और जो मिची है ये भी स्कॉटलैंड में कमांडर था ऑफ अ टैंक यूनिट इन द आर्मी। इन दोनों ही कैरेक्टर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया था और उस टाइम पे ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स जो थे वो वॉर में हिस्सा लिया करते थे। नेक्स्ट हमारी कैरेक्टर है मार्गरेट पील। ये भी एक लेक्चरर है सेम कॉलेज में। शी वॉज डम्प्ड बाय हर प्रीवियस बॉयफ्रेंड नेम्ड कैचपोल। इसी वजह से उसने खुद को मारने की कोशिश की थी, सुसाइड अटेम्प्ट की थी स्लीपिंग पिल्स खा करके। एंड जिम उसकी काफ़ी मदद करता है इस डिप्रेशन से ओवरकम करने में। वो उसको काफ़ी सपोर्ट करता है, लाइक हर टाइम उसके साथ रहता है, वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं। लेकिन मार्गरेट जो है वो जिम को लाइक करने लगी थी, लेकिन जिम मार्गरेट को लाइक नहीं करता था। वो सिर्फ उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था ताकि वो दोबारा कोई सुसाइड अटेम्प्ट ना करे। लेकिन इस नावल की लास्ट में पता चलता है जो मार्गरेट थी वो एक्सट्रीमली मैनिपुलेटिव थी और उसने एक फेक सुसाइड अटेम्प्ट किया था। उसने स्लीपिंग पिल्स उतनी ही खाई थी जिससे कि वो ज़िंदा बच सके। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा मिस्टर वेल्च। ये एक सीनियर प्रोफेसर हैं कॉलेज में और इनके सामने जिम अपनी एक अच्छी इमेज बनाने की कोशिश करता है ताकि जो उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा हुआ है उसका ये पीरियड ओवर होने के बाद उसको परमानेंट जॉब मिल जाए। नेक्स्ट है मिसिस वेल्च। ये मिस्टर वेल्च की वाइफ हैं। इस नावल में इनका 1-2 बार जिक्र आया है एंड इन्होंने मार्गरेट की बहुत केयर की थी जब उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था और अभी वो उन्हीं के साथ रह रही है। नेक्स्ट है हमारा बर्ट्रैंड वेल्च। ये मिस्टर एंड मिसेस वेल्च का बेटा है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारी क्रिस्टीन एंड बर्ट्रैंड एक रिलेशनशिप में है। बर्ट्रैंड क्रिस्टीन को इसलिए लाइक करता है क्योंकि जो उसके अंकल हैं गोर उर्क्हर्ट वो एक बहुत ही रिच पर्सन है एंड बर्ट्रैंड उनके सामने अच्छा इंप्रेशन बनाने की कोशिश करता है ताकि वो उसको एक अच्छी गुड प्रोफेशनल पोजीशन ऑफर कर सके। वैसे बर्ट्रैंड एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके काफ़ी अफेयर्स रह चुके हैं इस नावल में। नेक्स्ट है हमारी सेसिल गोल्डस्मिथ। ये भी एक प्रोफेसर हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जहाँ जिम पढ़ाता है एंड उसकी वाइफ है कैरोल गोल्डस्मिथ। और एक पार्टी में
जिम, कैरोल एंड बर्ट्रैंड को किस करते हुए देख लेता है। बाकी ये सब तो मेजर कैरेक्टर्स थे और ये हैं इसमें माइनर कैरेक्टर्स जैसे कि मिस कटलर, इवन जॉन्स, बिल एटकिंसन, अल्फ्रेड बीसली एंड मैकोनोकी। चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं इस नॉवेल की समरी। इस नॉवेल की शुरुआत होती है डिक्सन से, जो कि कॉलेज में लेक्चरर है हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उसका ये साल चल रहा है। अगर उसने अच्छा काम किया तो उसकी जॉब कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज़ उसे इस जॉब से निकाल दिया जाएगा। और ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो चाह कर भी अच्छा नहीं कर पाता है। जब जब ये कुछ करना चाहता है उसका अपोजिट ही हो जाता है इसके साथ। एक दिन लाइब्रेरी से ये जा रहा था, तब उसको एक स्टोन नज़र आता है, एक पेबल नज़र आता है और उस पर वो किक कर देता है और वो पेबल जाके सीधा लगता है इंग्लिश के प्रोफेसर के घुटने पर और उनके चोट लग जाती है। वो देख लेता है डिक्सन के स्टोन किसी के लगा है जाकर, लेकिन वो हेजिटेट करता है और अपोलोजाइज़ भी नहीं करता है, उनसे माफ़ी भी नहीं मांगता है, सीधा वहाँ से चला जाता है। फिर उसी के दूसरे दिन की बात है, वो एक चेयर के साथ खेल रहा होता है जबकि कोई उसके ऊपर बैठने जा रहा था और जैसे ही वो बैठने वाले होते हैं वो गलती से उस चेयर को पीछे कर देता है। फिर कुछ दिन की बात है, एक स्टूडेंट के वर्क को वो इतना क्रिटिसाइज़ करता है, बाद में उसे पता चलता है कि वो वर्क उस स्टूडेंट ने, जो उसके सीनियर है मिस्टर वेल्च, उनकी एडवाइस से लिखा है। मिस्टर वेल्च ही हैं जो डिक्सन की किस्मत को या तो बना सकते हैं या फिर इस यूनिवर्सिटी से बाहर कर सकते हैं। फिर एक दिन मिस्टर वेल्च एंड डिक्सन आपस में बात कर रहे होते हैं और वेल्च डिक्सन को कोई स्टोरी सुना रहा होता है जिसमें डिक्सन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है, बल्कि वो जानना चाहता था मार्गरेट के बारे में, जो कि उसकी एक अच्छी दोस्त थी। हाल ही में उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था और वो रिकवर हो रही थी मिस्टर वेल्च के घर, और उसी के बारे में डिक्सन जानना चाहता था मिस्टर वेल्च से। डिक्सन बहुत हैरान था ये सोचकर कि कैसे मार्गरेट एक मिस्टीरियस लवर कैचपोल के धोखे से इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो सकती है। फिर वो दोनों डिस्कस करते हैं डिक्सन की एकेडमिक आर्टिकल को, जो कि डिक्सन लिख रहा है और डिक्सन को कोई पब्लिशर नहीं मिल पा रहा है और डिक्सन बहुत ही परेशानी के साथ अपने आर्टिकल के बारे में सोच रहा होता है जिसका टाइटल है निगलिंग माइंडलेसनेस। और फिर वेल्च इनवाइट करता है डिक्सन को वीकेंड पार्टी पर, जो कि वेल्च के घर होनी है, क्योंकि ये इस टर्म का एंड है और इसी वजह से ये पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई है, जिसमें वेल्च डिक्सन को एक टॉपिक देता है मैरी इंग्लैंड। इसके ऊपर उसको एक स्पीच तैयार करनी है, कॉलेज ओपन लेक्चर। ये चैप्टर 1 था, अब है चैप्टर 2। डिक्सन एंड मार्गरेट एक साथ वॉक कर रहे होते हैं वेल्च के घर के बाहर से, और वहाँ पर एक ओक लाउंज है जहाँ पर दोनों बैठकर बातें करते हैं और मार्गरेट अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करती है, अपनी इमोशंस एक्सप्लेन करती है ड्यूरिंग हर सुसाइड अटैम्प्ट, और किस तरह से उसका जो सुसाइड अटैम्प्ट है वो अनसक्सेसफुल रहा बिकॉज ऑफ हर नेबर विल्सन। वो आके मार्गरेट को बचा लेता है। फिर उसके बाद जब बिल पे करने की बारी आती है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बैठ के ड्रिंक की है, सो मार्गरेट बिल पे करती है क्योंकि मार्गरेट की सैलरी डिक्सन से ज़्यादा है। डिक्सन मार्गरेट के बारे में सोच रहा होता है कि किस तरह से सुबह मार्गरेट और उसके जो लवर है उसका ब्रेकअप हुआ होगा और किस तरह से उसने एक ड्रग स्टोर से जाके स्लीपिंग पिल्स ख़रीदी होंगी, और मार्गरेट ने उस इवनिंग डिक्सन को इनवाइट भी किया था चाय पर, लेकिन वो नहीं जा सका था क्योंकि उसको एक लेक्चर तैयार करना था। सो डिक्सन इसी बारे में सोच रहा होता है कि अगर वो चाय पे उसके साथ उसके घर पर होता तो शायद मार्गरेट इतना बड़ा स्टेप ना उठाती। फिर डिक्सन मार्गरेट से उस पार्टी की बात करता है जो कि इस वीकेंड पर ऑर्गेनाइज़ की जा रही है, क्योंकि मार्गरेट मिस्टर वेल्च के घर ही रह रही है, तो वो उसको गेस्ट लिस्ट के बारे में भी बताती है कि किस तरह से कौन कौन आ रहा है, एंड बताती है कि मिस्टर वेल्च का बेटा और उसकी गर्लफ्रेंड भी आ रही है। डिक्सन उसको बताता है कि मुझे बिल्कुल भी म्यूज़िक में इंटरेस्ट नहीं है, मैं वहाँ पे जाके बोर ही होऊंगा,
लेकिन क्योंकि मिस्टर वेल्च उसके सीनियर हैं इसलिए उसे जाना ही होगा उस पार्टी में। अब बात करते करते मार्गरेट डिक्सन को कुछ इशारे करती है और उसको बोलती है कि चलो कहीं प्राइवेट कॉर्नर पर चलते हैं। अब डिक्सन को उसको देख के लगता है कि ये कुछ ठीक नहीं लग रही है और वो इतने एकदम सडन चेंज से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो एक्सक्यूज़ करके बाथरूम चला जाता है। बाथरूम में बैठकर वो सोच रहा होता है कि किस तरह से इस बार से और इस जॉब से बाहर निकला जाए। फिर वो लंदन के बारे में सोचता है और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में सोच रहा होता है। फिर बाथरूम छोड़ते टाइम डिक्सन को फिर से भागने की इच्छा महसूस होती है, लेकिन फिर इकोनॉमिक नेसेसिटी की वजह से और मार्गरेट के ऊपर जो उसको थोड़ा सा दुख है उसकी वजह से वो वापस लाउंज में चला जाता है मजबूरन। चैप्टर 3 मिची जो कि एक हिस्ट्री का स्टूडेंट है वो डिक्सन को रोकता है और पूछता है सिलेबस के बारे में, जिस पर डिक्सन कहता है कि अभी उसने प्रिपेयर नहीं किया है कि वो क्या पढ़ाने वाला है। और असल में वो खुद से सोच रहा होता है माइंड में कि अभी तक उसने तो ये भी नहीं डिसाइड किया है, उसे तो ये भी नहीं पता है कि अगले साल वो इस कॉलेज में रहने वाला है या फिर मिस्टर वेल्च उसको इस कॉलेज से बाहर कर देंगे। अब कॉलेज से लौटते टाइम जो उसका रूम है बोर्डिंग हाउस में वो वहाँ पे चला जाता है और उसके रूम में उसके साथ जो रहते हैं वो हैं अल्फ्रेड बीसली जो कि उसके साथ पढ़ाते हैं कॉलेज में ही, और एक असिस्टेंट लेक्चरर हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में बिल एटकिंसन, एंड एक सेल्समैन भी है इंश्योरेंस सेल्समैन जिसका नाम है इवन जॉन्स, एंड ही इज़ एन ओबो प्लेयर एट प्रोफेसर वेल्च कॉन्सर्ट्स। रूम में वो सब बातें कर रहे होते हैं तभी लेटर एक आता है वहाँ पर जिस पर लिखा होता है कि वो डॉक्टर L.S. केटन के न्यू एकेडमिक जर्नल से आया है और वो वेट कर रहे हैं जिम के आर्टिकल का जो कि पब्लिश करेंगे वो लोग, यानी कि जिम जो है उसने आर्टिकल लिखा था उसको पब्लिशर मिल चुका है। वो सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर डिक्सन एटकिंसन से कहता है कि संडे के दिन जब पार्टी है मिस्टर वेल्च के घर पर तो तुम मुझे कॉल करके कोई भी बहाना करके बुला लेना ताकि मैं उस गेट टुगेदर से जल्दी छुटकारा पा सकूं। और जॉन वहाँ पर आ जाता है, वो ये सारी बातें सुन रहा होता है। अब चैप्टर 4 है और इसकी शुरुआत होती है मिस्टर वेल्च के घर पर जहाँ पे सिंगिंग एंड म्यूज़िक चल रहा है, और जो जिम है उसको आदत है कि कुछ भी काम हो वो कहता है हाँ ये तो मुझे आता है, तो यही हरकत वो यहाँ करता है। म्यूज़िक को वो कहता है सिंगिंग को कि ये तो मुझे भी आता है, तो जो आसपास के लोग होते हैं वो उसको फोर्स करते हैं, ठीक है तो तुम भी जल्दी से सिंगिंग करो हमें सुनना है। अब मजबूरन उसे गाना पड़ता है और जब वो गाता है तो इतना ख़राब गाता है कि उसकी बहुत इंसल्ट हो जाती है। फिर वहाँ पर एंट्री होती है मिस्टर वेल्च के बेटे बर्ट्रैंड की और वो वहाँ पे आके सिंगिंग करता है जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आती है। अब डिक्सन एक कॉर्नर में जाकर खड़ा हो जाता है एंड स्मोकिंग करने लगता है। फिर वो बर्ट्रैंड से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करता है, बातचीत करने लगता है। फिर बर्ट्रैंड एंड उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो जाती है कि जो मार्गरेट है उसे लगता है कि बर्ट्रैंड के साथ जो उसकी गर्लफ्रेंड आ रही है उसका नाम सोनिया लॉसमोर है, जबकि उसके साथ बर्ट्रैंड का ब्रेकअप हो चुका है। अब जो लड़की आई है साथ में उसका नाम क्रिस्टीन है। तो जो जिम है वो क्रिस्टीन के पास जाकर उसको बोलता है सोनिया लॉसमोर उस नाम से पुकारता है, जिसे बर्ट्रैंड सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है उसको, और वहाँ उनकी एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। फिर वो क्रिस्टीन के साथ वापस चला जाता है। तब जिम एंड मार्गरेट बात कर रहे होते हैं कि क्रिस्टीन कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी दिख रही है और बर्ट्रैंड के साथ सूट नहीं कर रही है। बर्ट्रैंड की बातों से पता चलता है जो क्रिस्टीन है वो जूलियस गोर उर्कुहर्ट जो कि एक फेमस आर्ट पैट्रन है उनकी नीस है, और असल में बर्ट्रैंड जो क्रिस्टीन के साथ रिलेशनशिप में है वो इसी वजह से है क्योंकि वो गौर उर्कुहर्ट के पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पर काम करना चाहता है, और उसके लिए क्रिस्टीन ने मीटिंग भी अरेंज कर रखी है बिटवीन बर्ट्रैंड एंड गौर उर्कुहर्ट अपने अंकल के साथ। डिक्सन क्या करता है, वो पार्टी छोड़कर एक बार में चला जाता है चुपचाप से और वहाँ जाके काफ़ी ड्रिंक कर लेता है। फिर लेट एट नाइट वो वापस आता है जब पार्टी ख़त्म हो जाती है और सब सो रहे होते हैं।
फिर वो मार्गरेट के रूम में जाता है, इतना ड्रंक होता है उसे कुछ होश नहीं होता है। और लेकिन हाँ, वो घर में देख लेता है क्योंकि जो बर्ट्रैंड है, मिस्टर वेल्च का जो बेटा है, वो एक वुमेनाइज़र है और वो किस करते हुए देख लेता है कैरोल को, जो कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर सेसिल गोल्डस्मिथ की वाइफ है। वो दोनों आपस में किस कर रहे होते हैं, बर्ट्रैंड एंड कैरोल। फिर वो वहाँ से चला जाता है और जाकर सो जाता है, लेकिन उससे एक गलती ये हो जाती है कि वो स्मोकिंग कर रहा होता है और स्मोकिंग करते टाइम वो सिगरेट को बुझाना भूल जाता है, जिसकी वजह से बेडशीट और रग्स और टेबल है उसमें आग लग जाती है। सुबह जब उठ के देखता है वो सब कुछ जल चुका होता है, इतना परेशान होता है। फिर वो सोचता है कि क्या करूं। उसको फिर क्रिस्टीन दिख जाती है। क्रिस्टीन को वो बताता है कि किस तरह से रात में यहाँ पर आग लग गई थी। तो क्रिस्टीन और वो दोनों मिलके जो जितने भी जले हुए जो निशान हैं उनको मिटाने की कोशिश करते हैं। जो बेडशीट जल चुकी है उसको वो रेज़र से काटते हैं और जितनी भी जली हुई चीज़ें हैं उसको छुपा देते हैं। अब जिम कोशिश करता है, जो उसने प्लान किया था अपने दोस्त से कि कॉल कराना ताकि मैं वहाँ से जल्दी निकल सकूँ, वो उसको कॉल करके बोलता है कि तुम और जल्दी फ़ोन कर दो, क्योंकि वो चाहता है कि इससे पहले कि जला हुआ सामान दिखे उससे पहले वो यहाँ से निकल जाए तो बेहतर होगा। अब फिर एटकिंसन कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स मिलने के लिए आए हैं, और वो फिर अपोलोजाइज़ करके वहाँ से चला जाता है। अब ये सारी बात जो रात में हुई है वो मार्गरेट को बताता है और मार्गरेट उसको देख रही होती है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि इतना कुछ हो गया, और पीछे से जो क्रिस्टीन है वो हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। तो इसी वजह से जो मार्गरेट है वो सुन नहीं पा रही थी ठीक से कि हुआ क्या है। फिर पार्टी के बाद की बात है, कुछ दिन बाद की। वेल्च, जो प्रोफेसर वेल्च हैं, वो डिक्सन को बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे आर्टिकल का क्या हुआ जो तुमने पब्लिश करने के लिए दिया था। तो वो कहता है ठीक है, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता हूँ। अब कॉलेज में एक समर बॉल का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने जा रहा होता है, लेकिन इस दौरान सेसिल जो है वो यूनिवर्सिटी में नहीं है, उसको आउट ऑफ टाउन जाना पड़ रहा है। और जो कैरोल है और बर्ट्रैंड है वो मिलके प्लान बनाते हैं कि ये टाइम वो दोनों साथ स्पेंड करेंगे। उधर डिक्सन बैठा हुआ है और एक लेटर लिख रहा है कैटन को, आस्किंग फॉर अ स्पेसिफिक पब्लिकेशन डेट। फिर वहाँ पर एक कॉल आती है मिस्टर वेल्च के घर से, और जो मैकोनॉकी है कॉलेज पोर्टर, वो बोलता है मिस्टर डिक्सन को कि तुम बात कर लो, प्रोफेसर वेल्च के घर से कॉल है। तो वहाँ से बात कर रही होती है क्रिस्टीन। क्रिस्टीन बात करना चाहती है बर्ट्रैंड से और जानना चाहती है कि वो मीटिंग कब फिक्स करे अपने अंकल के साथ, जो कि समर बॉल प्रोग्राम पर आ रहे हैं। लेकिन डिक्सन जानता है कि वो बर्ट्रैंड ये टाइम कैरोल के साथ प्लान कर रहा है स्पेंड करने का। वो क्रिस्टीन को इस बारे में नहीं बताता है। तो कुछ देर क्रिस्टीन एंड डिक्सन की आपस में बातचीत होती है कॉल पर। फिर धीरे धीरे वो लोग आपस में मिलने भी लगते हैं। एक दिन क्या होता है, वो कॉमन रूम में बैठा हुआ होता है। फिर डिक्सन कॉल लगाता है मिस्टर वेल्च के घर पर, और जो कॉल पिक होती है वो मिसेस वेल्च कॉल पिक करती है और डिक्सन की आवाज़ वो पहचान लेती है और उससे पूछती है कि तुमने मेरी बेडशीट एंड टेबल कैसे ख़राब कर दी। तो इस पर डिक्सन घबरा जाता है और वो बोलता है कि मैं रिपोर्टर बात कर रहा हूँ इवनिंग पोस्ट से, और मुझे बर्ट्रैंड से बात करनी है। अब समर बॉल का वीकेंड स्टार्ट हो चुका है एंड मार्गरेट एंड डिक्सन आपस में डांस कर रहे होते हैं और वहाँ पे क्रिस्टीन के अंकल भी आते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मार्गरेट एंड क्रिस्टीन के अंकल साथ में डांस करते हैं। फिर बर्ट्रैंड एंड कैरोल डांस करती है एंड डिक्सन एंड क्रिस्टीन डांस करते हैं। फिर क्रिस्टीन एंड डिक्सन आपस में बात करते हैं और क्रिस्टीन बताती है कि तुम्हारा जो रूममेट है जॉन, उसने प्रोफेसर वेल्च को बताया है कि तुमने एटकिंसन को बोला था कि पार्टी वाले दिन तुम उसको पेरेंट्स बन के कॉल करना। तो डिक्सन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। फिर उसको समझ में आ जाता है कि जॉन जो है वो उस पर नज़र रखा हुआ है। कुछ दिन बाद क्या होता है, डिक्सन एक थ्रेटनिंग लेटर लिखता है जॉन को। जॉन वही है जिसने मिस्टर वेल्च को बता दिया था कि किस तरह से डिक्सन झूठ बोल रहा है पेरेंट्स के आने का। सो जॉन को थ्रेटनिंग लेटर लिखता है और लेटर होता है सेक्रेटरी के एंग्री बॉयफ्रेंड की तरफ से, क्योंकि वो एक सेक्रेटरी को डेट कर रहा था और उसके बारे में उसके बॉयफ्रेंड को पता चल जाता है। तो वो बॉयफ्रेंड बन के एक लेटर लिखता है, एक थ्रेटनिंग लेटर। फिर मार्गरेट डिक्सन के रूम में आ जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ
रोमांटिकली इन्वॉल्व हो या फिर फ्रेंडली। तब यहाँ पे डिक्सन ये बात क्लियर कर देता है कि मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड ही देखता हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था इस डिप्रेशन से ओवरकम करने के लिए। तो फिर यहाँ पे मार्गरेट को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी खुद को संभाल लेती है। और फिर मार्गरेट एंड डिक्सन का यहाँ पे ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप लाइक इसलिए कहा गया है क्योंकि अब वो लोग आपस में उतना इन्वॉल्व नहीं रहेंगे जितना पहले रहते थे। फिर वो जो लेटर उसने लिखा है जॉन को सेंड करने के लिए, वो उठा लेता है और फिर पब चला जाता है एटकिंसन एंड बीसली को ज्वाइन करने के लिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग डिक्सन मैरी इंग्लैंड जो लेक्चर है उसको प्रिपेयर कर रहा होता है एंड बीसली एंड एटकिंसन भी आ जाते हैं वहाँ पर। फिर जॉन को वो लेटर प्रोवाइड होता है, एक लेटर आता है जॉन के नाम पर, जिसको वो खोल के देखता है एंड काफ़ी वो हैरत में है कि ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन जॉन समझ जाता है कि ये जो लेटर है वो डिक्सन ने लिखा है और वो उसको आके बोलता है कि कोई मजाक नहीं चल रहा है और उसको काफ़ी डरा देता है और डिक्सन का ये फ़न भी फ्लॉप हो जाता है। फिर डिक्सन एंड बीसले दोनों कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज जाके वो जब कॉमन रूम में जाते हैं तो वो अपने मेल बॉक्सेस चेक कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर उनको एक नोटिस मिलता है जिसमें लिखा होता है डॉक्टर एलिस केटन को जॉब मिल चुकी है अर्जेंटीना में। अब डिक्सन थोड़ा पैनिक होता है वहाँ पर और पूछना चाहता है कि उसके आर्टिकल का क्या हुआ। फिर डिक्सन म्यूज़िक डिपार्टमेंट जाता है और वहाँ पे वो बुक ढूंढता है मिडिवल म्यूज़िक से रिलेटेड, जो कि प्रोफेसर बार्कले ने मैरी इंग्लैंड का लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए देनी है। फिर वहाँ पर मिस्टर वेल्च आ जाते हैं और वो डिक्सन को 5 बजे अपने घर पर इनवाइट करते हैं एक मीटिंग के लिए। वहाँ उसे मार्गरेट दिख जाती है और वो मार्गरेट को फेस नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन फिर वो दोनों वापस से वैसे ही रहने लगते हैं जैसे वो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप में पहले रहा करते थे। फिर डिक्सन को वहाँ पे मिस्टर वेल्च से पता चलता है कि उनका एक और बेटा भी है जिसका नाम मिशेल है और वो एक राइटर है। और वहाँ जब मिस्टर वेल्च देखती हैं डिक्सन को, वो फिर उसे फेस टू फेस पता करती हैं कि तुमने मेरी बेडशीट्स एंड जो सामान है उसको कैसे डैमेज किया है। फिर डिक्सन यहाँ पे एडमिट कर लेता है अपनी गलती को और वो बोलता है कि जो भी आपका नुकसान हुआ है उसका मैं आपको पे कर दूंगा। और फिर मिसेस वेल्च बोलती है कि उस दिन जो तुमने इवनिंग पोस्ट के रिपोर्टर बन के कॉल किया था वो तुम ही थे ना। तो इस पर डिक्सन डिनाई कर देता है और इतने अच्छे से डिनाई कर देता है कि मिसेस वेल्च जो हैं वो खुद एम्बेरस हो जाती हैं। फिर वहाँ पर क्रिस्टीन मिलती है। क्रिस्टीन और डिक्सन आपस में बात कर रहे होते हैं और प्लान कर रहे होते हैं अगले दिन चाय पे मिलने का। फिर नेक्स्ट डे जब आ जाता है, डिक्सन अपने घर में बैठा हुआ होता है। फिर वो एक कॉल लगाता है मिसेस वेल्च के घर पर क्रिस्टीन को कैंसिल करने के लिए चाय पर। फिर और कॉल पिक करती है फिर से मिसेस वेल्च, और जब अब की बार वो कॉल पिक करती है डिक्सन प्रिटेंड करता है एक ऑपरेटर बनने का कि वो लंदन से बात कर रहा है और बोलता है कि उसे क्रिस्टीन से बात करनी है। बहुत ही स्ट्रेंज एक्सेंट निकाल कर वो बोलता है। मिसेस वेल्च यहाँ पे गैस कर रही होती कि ये जो बोल रहा है वो डिक्सन है और फिर डिक्सन घबरा करके फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर डिक्सन के पास एक कॉल आती है जो कि अपने आप को कैचपोल बता रहा होता है और कैचपोल जानना चाहता है मार्गरेट की हेल्थ के बारे में डिक्सन से। डिक्सन बहुत ही आराम से उससे बात कर रहा होता है तो कैचपोल कंफ्यूज हो जाता है कि डिक्सन मुझसे इतनी आराम से कैसे बात कर सकता है। कैचपोल उससे मिलना चाहता है और वो थर्सडे को पब में मिलने की मीटिंग फिक्स करते हैं। फिर डिक्सन कॉल करता है केटन को और उससे एस्टिमेटेड पब्लिकेशन डेट जानना चाहता है, जिस पे केटन जो है वो मना कर देता है एस्टिमेटेड डेट बताने से। और इस बार जब क्रिस्टीन एंड डिक्सन आपस में मिलते हैं तो उसको जॉन देख लेता है क्योंकि जॉन डिक्सन पर नज़र रखे हुआ है। फिर नेक्स्ट डे की बात है, डिक्सन अपनी लेक्चर की लास्ट लाइंस लिख ही रहा होता है, तभी बर्ट्रैंड आ जाता है उसके पास और उससे बोलता है कि तुम लास्ट डे क्रिस्टीन के साथ थे ना। बताता है कि जॉन ने उसे सब कुछ बता दिया है तुम्हारी टी डेट के बारे में। बर्ट्रैंड डिक्सन को बोलता है कि वो क्रिस्टीन से शादी करने जा रहा है तो उससे दूर रहे, लेकिन डिक्सन बर्ट्रैंड से बोलता है कि तुम्हारा और कैरोल का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में वो जानता है। अब यहाँ पे बर्ट्रैंड एंड डिक्सन की फ़ाइट हो जाती है। बर्ट्रैंड एक ज़ोर से घूंसा मारता है डिक्सन की आइज़ पर, जिससे उसकी आइज़ जो है वो पूरी ब्लैक हो जाती है और दोनों में खूब मारपीट होती है। अब लेक्चर की शाम है। यहाँ पर ऑलरेडी डिक्सन बहुत परेशान था, मतलब टेंशन में था, स्ट्रेस में था। ऊपर से उसकी आँख जो है वो काली हो चुकी है।
अब वो क्या करता है, लेक्चर अटेंड करने से पहले खूब सारी विस्की पी लेता है। जब डिक्सन कॉलेज जाता है तो वहाँ पर क्रिस्टीन के अंकल भी हैं जो कि डिक्सन में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी आँख का क्या हुआ, कैसे हुआ। वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, हर कोई उसको देख रहा है और यही जानना चाह रहा है। फिर पता चलता है सबको कि बर्ट्रैंड एंड डिक्सन की फ़ाइट के बारे में। अब वहाँ वो साइड में जाकर और ड्रिंक कर लेता है। फिर लेक्चर जो है वो स्टार्ट होता है। लेक्चर तो वो भूल जाता है और वो इमिटेट करने लगता है प्रोफेसर वेल्च को। इस वो बिल्कुल उनकी जैसी सेम निकाल लेता है। फिर वो प्रिंसिपल को इमिटेट करता है और वो इतनी वॉइस चेंज करता है वहाँ पे कि समझ ही नहीं आता वाकई कोई और बोल रहा है। एक के बाद एक वो वॉइस चेंज कर करके बोलता है। अब लोग जो हैं वो बुरी बुरी तरह से हंस रहे हैं। अब यहाँ भी एटकिंसन एंड डिक्सन ने दोनों ने प्लान किया हुआ था कि अगर डिक्सन लेक्चर देते टाइम अपने दोनों कान पर हाथ रखेगा तो वो एटकिंसन वो फेंट होने की एक्टिंग करेगा ताकि लेक्चर वहीं पे रोक दिया जाए अगर लेक्चर ख़राब हुआ तो। अब लेक्चर देते टाइम जब डिक्सन ऐसे करता है, क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं होता वो क्या कर रहा है, एटकिंसन को लगता है कि वो शायद फेंट होने का इशारा दे रहा है उसे। वो भरी भीड़ में बेहोश हो जाता है। फिर लोग उसको उठाने में लग जाते हैं और फिर क्या होता है, जो प्रिंसिपल हैं वो डिक्सन को खींच के स्टेज से फेंकने जा रहे होते हैं, उससे पहले डिक्सन खुद चला जाता है। और फिर अगले ही दिन डिक्सन को एक लेटर रिसीव होता है जो कि फायर नोटिस था डिक्सन के लिए कॉलेज से। फिर डिक्सन जब ऊपर जाता है रूम में, उसको एक इटालियन अकेडमिक जर्नल की तरफ से एक आर्टिकल लिखा हुआ मिलता है जिसके नीचे डॉक्टर LS केटन का नाम लिखा हुआ होता है। और फिर जब वो इटालियन आर्टिकल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है तो उसे इतना गुस्सा आता है क्योंकि वो वही आर्टिकल है जो डिक्सन ने लिखा था और केटन को पब्लिश करने के लिए दिया था। डिक्सन को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो अपने आप को मैनेज करता है, गुस्से से बाहर निकलने के लिए काफ़ी हंसने की कोशिश करता है नॉर्मल होने के लिए। डिक्सन को जॉन के ऊपर भी बड़ा गुस्सा आता है कि उसने T-डेट के बारे में किस तरह से बर्ट्रैंड को बता दिया। अब वो डिक्सन के जो कुछ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ होती हैं उनको वो जला देता है। फिर वहाँ पे मिक्की उससे मिलने के लिए आता है और वो कॉन्ग्रेचुलेट करता है डिक्सन को कि कितना अच्छा तुमने कल लेक्चर दिया, सबको बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन उसको दुख भी होता है कि क्योंकि उसको फायर कर दिया गया है कॉलेज से। अभी तक यहाँ पर जो भी हुआ डिक्सन के साथ वो सब अनलकी था, तो फिर ये नॉवेल लकी जिम कैसे है। तो इस नॉवेल की एंडिंग ही इतनी अच्छी होती है कि वो लकी जिम बन जाता है क्योंकि उसको एक कॉल आती है क्रिस्टीन के अंकल की साइड से और वो उसको बताते हैं कि तुम्हें एक जॉब ऑफ़र की जा रही है जिस जॉब के पीछे बर्ट्रैंड क्रिस्टीन के साथ रिलेशनशिप में था। उसको क्रिस्टीन के अंकल का पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट प्रोवाइड की जा रही है। डिक्सन बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होता है। फिर क्योंकि उसकी एक मीटिंग फ़िक्स थी कैचपोल के साथ, वो वहाँ के लिए निकल जाता है। फिर कैचपोल से पता चलता है जो मार्गरेट है उसने सुसाइड नहीं किया था, उसने सिर्फ सुसाइड का एक नाटक किया था। उसने स्लीपिंग पिल्स उतनी ही ली थी जिससे कि वो बच सके और वो सबकी सिंपैथी गेन करना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसी हरकत की थी। डिक्सन वापस आता है। फिर एटकिंसन बताता है कि क्रिस्टीन की कॉल आई थी और वो तुम्हें बुला रही थी। क्रिस्टीन वापस जा रही है और उसकी ट्रेन है 1:50 की, तो उसको जाने से पहले मिलना है डिक्सन से। अब डिक्सन देखता है बहुत कम टाइम बचा है, फ़ौरन बस में बैठता है और स्टेशन की तरफ चला जाता है और क्रिस्टीन को वो स्टेशन पे उतरता हुआ देखता है मिस्टर वेल्च की कार से। तो पता चलता है कि जो क्रिस्टीन की ट्रेन है वो छूट चुकी है, वो जा चुकी है और अब वो दूसरी ट्रेन से जाएगी। और यहाँ पर उसको जो डिक्सन है उसको पता चलता है कि क्रिस्टीन एंड बर्ट्रैंड का ब्रेकअप हो चुका है और फिर डिक्सन एंड जो क्रिस्टीन है वो दोनों साथ चले जाते हैं। सो इससे पता चलता है कि क्रिस्टीन एंड जो डिक्सन है अब वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। सो ये थी हमारी इस नावल की समरी एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी समरी पसंद आई होगी, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।